हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। जितने भी विद्यार्थी 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि मैं एक विज्ञान का वायरल पेपर लेकर के चला आया हूं जो पूर्ण हल सहित होगा। प्यारे बच्चों, यदि आप पूरे इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि प्यारे बच्चों यही 4 मार्च को 100% छपने वाला है और जा करके प्यारे बच्चों आपको 70 में 70 छाप देना है। प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए, इसका कोड है 824 IM। यही कोड का पेपर प्यारे बच्चों आने वाला है और इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा और इस मैं वायरल मॉडल पेपर का जो लाइक का टारगेट रख रहा हूं 1 के आप लोग लाइक करा दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्यारे बच्चों अनुक्रमांक लिखना है और यहाँ पे आपको नाम लिखना है। ठीक है, यह 2025 के लिए जो है विज्ञान का वायरल पेपर है। आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो आपको समय मिलेगा प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट जो मिलता है आपको निर्देश पढ़ने के लिए मिलता है और पूर्णांक कितने का होने वाला है, 70 अंक का होने वाला है, जिसमें से आप 20 बहुविकल्पी और 50 नंबर प्यारे बच्चों कर लोगे कहां से, तो वर्णनात्मक प्रश्न से। चलिए एक एक निर्देश को पढ़िए, सभी प्रश्न अनिवार्य है, ये आपको पढ़ लेना है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि के लिए नामांकित चित्रों या रेखा चित्रों का प्रयोग करना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है उसके सामने निर्धारित है। चलिए अब सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं और पूरे अंत तक इस पेपर को देखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि एकदम छपने वाला है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन यही हैं। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है या 14 होता है। तो देखिए शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है प्यारे बच्चों वो 7 होता है। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या हम 2 की बात कर लें। 2 हमारा प्रश्न है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या 5 जोड़ी। तो मनुष्यों में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है प्यारे बच्चों वो होती है 3 जोड़ी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहां से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि जब खेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, यहाँ श्वेत है। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। लाल रंग का, पीले रंग का, बैगनी रंग का या हरे रंग का। तो यहां से राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का। ठीक है प्यारे बच्चों, यही आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 है कि C2H6 का IUPAC नाम क्या है। ठीक है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 का एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 पढ़ते हैं। 5 है कि मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंध मुख्य संरचनाएं हैं, प्राथमिक वसनी, द्वितीय वसनी, प्राथमिक उपसकाएं या वायु कोश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वायु कोश। क्या हो जाएगा, वायु कोश। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग 6 नंबर पढ़ते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन छपा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये ओम का चिन्ह है। क्या है, ओम का चिन्ह है, साइन है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि ओम होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 7 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि होम्योस्टैटिस शब्द किसने दिया था, डार्विन ने, फ्लेमिंग ने, कैनन ने या वाटसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कैनन ने दिया था। ऑप्शन सी प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि 10 टू दी पावर ये 6 था, 10 टू दी पावर -6 है। HCl बिलियन का पीएच मान क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां से देखिए माइनस आपको हटा देना है और ये जो है प्लस केवल हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 9 नंबर। यकृत स्त्रावित करता है प्यारे बच्चों, यकृत क्या स्त्रावित करता है ये बताना है, लार, अग्नाशय, जठर रस या पीतरस। तो यकृत जो होता है प्यारे बच्चों वो आपका जो है पीतरस स्त्रावित करता है। तो इसलिए ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। किसमें कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है ये आपको बताना है। तो देखिए लाल रंग के लिए जो है ना
कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायः कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति कैसी होती है, यह आपको बताना है। आयनिक, सहसंयोज, वांडरवाल या उपसंयोजक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखिए, मान लीजिए कि कार्बनिक यौगिक यदि कार्बन है तो आपको समझना है कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी चलता है, डबल बॉन्ड भी चलता है और ट्रिपल बॉन्ड भी चलता है। तो यहाँ से इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? तो इसके यहाँ से इसकी प्रकृति हो जाएगी सहसंयोजक, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल में वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना कहलाता है। आप जब श्वसन की प्रक्रिया लेते हैं तो शुद्ध जल ग्रहण करते हैं, शुद्ध वायु ग्रहण करते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग प्यारे बच्चों श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर आवेश आ जाता है। जब भी हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कैसा आवेश जाता है? ऋणावेश, धनावेश, अपवर्तित या आवेश रहित। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि धनावेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, बचपन में आप लोग देखे भी हैं कि किसी चीज को हम लोग रगड़ते हैं तो जो पन्ना है अपने तरफ खींचने लगता है, तो यही पूछा गया है। अब आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश या ये सभी। तो देखिए, जो स्वपोषी होते हैं वो अपना खुद भोजन बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल इनको चाहिए ही, क्लोरोफिल चाहिए ही और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो यहाँ से जब तीनों चाहिए तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने में किया जाता है? ये आपको बताना है। मैग्नीशियम है, सिल्वर है, प्लेटिनम है या टंगस्टन है। तो देखिए, किस धातु का प्रयोग हम लोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में करते हैं? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका डी नंबर, टंगस्टन। क्या हो जाएगा? डी, टंगस्टन हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीका से समझिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्यारे बच्चों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है। ठीक है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का या दोनों का। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका 17 नंबर है कि अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या है? तो अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या है प्यारे बच्चों? तो यहां से होता है, देखिए, एल आर, ठीक है, इक्वल टू एल वाई, यानी कि अपवर्तित कोण और परिवर्तित कोण दोनों क्या होते हैं? तो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ ए होगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन कोण और परिवर्तन कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। चलिए, अब हम पढ़ते हैं 18 नंबर कि आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त जो बना है उसके किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है? परमाणु भार के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर, संयोजकता के आधार पर या रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर? तो देखिए, आधुनिक आवर्त का जो वर्गीकरण किया गया है प्यारे बच्चों, वह परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब 19 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है? देखिए, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये यहाँ होना चाहिए, श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, और यह खंड अ का बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन है। कह रहे कि विद्युत बल्ब के चमड़े पर लगे टांके होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है, जस्ते के, कापर के, पीतल के या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विद्युत बल्ब के जो टांगे लगे होते हैं प्यारे बच्चों, वो जस्ते के लगे होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है खंड ब, और वर्णनात्मक प्रश्न दिया है। कैसे दिया है? एक एक बात को पढ़िए, ठीक ना। अब एक एक बात को पढ़ना है और खूब आसान भाषा से समझना है, ताकि जाकर के पेपर में हम लोग क्या कर दें, एकदम बढ़िया से छाप दें। पहला ही प्रश्न है कि एक मोटर बाइक पीछे से आ रहे
किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहाँ दिखेगा। किरण आरेख खींचकर भी आपको समझाना है प्यारे बच्चों। तो देखिए इसका आप लोग हल कैसे करना है, ये जो दिया है सबसे पहले आप लोग करिएगा क्या। देखिए जो दिया है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ हम लोगों को दे दिया है। देखिए आप लोग खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न लगाइए और जो दिया है लिखिए। लिखेंगे हम लोग कि दिया है प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि दिया है। क्या दिया है भाई, दिया है। देखिए मैं हल कर दे रहा हूं, आप लोग करिएगा बिल्कुल बढ़िया से। r बराबर 2 मीटर, ठीक है, r बराबर 2 मीटर और स्मॉल u बराबर है -4 मीटर। ठीक, यहां से ये निकल गया। v आपको निकालना है, v बराबर हो 8 और f बराबर हम लोग जानते हैं फोकस दूरी बराबर r/2 यानी कि त्रिज्या का आधा होता है, तो 2 बाटा में हो जाएगा 2 यानी कि 1 मीटर। ठीक है, अब हम लोग आगे प्यारे बच्चों करेंगे क्या, देखिए मैं बता देता हूं, आप लोग बढ़िया से कर दीजिएगा। इसको नीले पेन से करिएगा, हमने तो काला पेन से यहाँ लिखा है लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए सूत्र यहाँ क्या लगा दीजिएगा, सूत्र क्या होता है, तो देखिए 1/f = 1/v अब +1/u से, यही सूत्र आपको लगा करके क्या कर देना है, हल कर देना है। ठीक ना, अब यहाँ से 1/v = क्या हो जाएगा, 1/f माइनस का 1/u। ठीक ना, अब इसे हल करिएगा रख करके एक एक बात, तो 1/v = आ जाएगा 1/1 और माइनस फिर यहाँ 1/- ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये 1 हल करोगे तो 4 + 1/4 यानी कि 5/4 आ जाएगा। अगर हम v निकालेंगे तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों, उल्टा हो जाएगा ये, तो 4/5 यानी कि 0.8 मीटर हो जाएगा। ठीक ना, यही आपको क्या करना था, हल करना था। और इसका क्या करना है, तो एक किरण आरेख ऐसे करके खींच देना है। तो आप लोग समझ गए होंगे और भली भांति इसको क्या करना है, आप लोग खींच दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को आप लोग बढ़िया से खींच लीजिए। अब चलिए हम आगे क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 2 क्या है, एक एक मैं हिंट देता चला जा रहा हूं कि निकट दृष्टिदोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। ठीक है, गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस लेंस के प्रयोग करना होगा। किरण आरेख खींचकर बनाइए, बताइए। ठीक है, ये भी आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो देखिए दिया क्या है, सबसे पहले हम लोग इस बात को लिखेंगे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 दोनों आंकिक हम हल करा देते हैं, आप लोग किरण आरेख तुरंत खींच लीजिएगा। देखिए दिया है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो देखिए v बराबर यहां से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, v बराबर -100 मीटर, -100 मीटर। ठीक है, अब u बराबर क्या करना है, u बराबर इन्फिनाइट मान लेना है और f बराबर क्या है, f बराबर हमें निकालना है। यही पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लेंस के सूत्र से यहां लिखिएगा, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, और लेंस का सूत्र आपको याद होना चाहिए। लेंस का सूत्र क्या होता है, तो देखिए 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/में ये u है। ठीक है, भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, तो एक एक बात को यहीं लिखना है। 1/f = हो जाएगा 1/में यहाँ -100 और ये 1/में ये -इन्फिनाइट हो जाएगा। अब आगे क्या कर देना है, इसको हल कर देना है। तो अब देखिए 1/में f का ये 1/में f ही हो ही जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो 1/में -1/100 हो जाएगा। इसका कोई वैल्यू अब है नहीं, इसको हटा देना है। f = क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा -100 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, लेंस की फोकस दूरी क्या होना चाहिए, तो -100 मीटर। ठीक ना, अब यहीं आपको क्या करना है, तो डायग्राम खींचना है। तो डायग्राम खींचना है प्यारे बच्चों, तो ऐसे हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, ऐसे एक आंख का चित्र बना लेंगे।
ठीक ना। और यहाँ से एक रेटिना बना लेंगे, ठीक है, यहीं पे प्रकाश चलता है। और यहाँ एक आपको क्या कर लेना है, लेंस बना लेना है, ऐसे ऐसे लेंस बना दीजिए। और यहाँ से किरण यहाँ जाएगी, ठीक ना, और फिर यहाँ से जाएगी, फिर ये दोनों किरण सीधे सीधे यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक ना। और दोनों जो है यहाँ दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी यहाँ, ठीक है, चित्र ऐसे बनेगा। तो आपको ऐसा डायग्राम एक क्या कर देना है प्यारे बच्चों, खींच लेना है, देखिए, ठीक ना। अब यहाँ से आपका ये प्रश्न जो है हल हो जाएगा। अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम क्या है। ओम के नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है ओम का नियम। तो प्यारे बच्चों, ओम का नियम मैं बता दे रहा हूं, लिखना है कि इस नियम के अनुसार स्थित तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है और इसका परिपथ निम्न प्रकार से होता है। आप यहां से बता दीजिएगा कि भी इम्प्रोपोर्शनल, ठीक है, भी इम्प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई। और भी जब हम भी अलग रखेंगे, इम्प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ से हो जाता है आई इंटू आर, ठीक है, आई इंटू आर। इस बात को आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। और आगे जो है इसका खींच दीजिएगा। अब है कि एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना विधि कार्य चित्र बना करके स्पष्ट कीजिए। अथवा में करके दिया है कि परिवर्ती विद्युत धारा जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना कार्य विधि जो है समझाना है। तो दोनों में से किसी एक को क्या करना है प्यारे बच्चों, कर लेना है। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। अब प्रोपेनॉल का, तो प्रोपेनॉल का देखिए सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CHO, ठीक ना। अब ये है 2 मेथिन पेंटोनोइक अम्ल, तो इसका क्या हो जाएगा C6H12O6। ऐसे भी आप संरचना करिएगा, नहीं तो आप लिख भी देंगे तब भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और प्रोपीन का क्या हो जाएगा, तो C3H6 2 मेथिल ब्यूटेन 2, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों C5H12O, ठीक ना। तो इन सारे को क्या करना है, लिख करके संरचना जो है बना देना है। अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सोडियम मैग्नीशियम Al एल्युमिनियम वे तत्व हैं जिनके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2 तथा 3 है। पहला है कि किसी परमाणु त्रिज्या अधिकतम है, किसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम है, कौन सबसे कम क्रियाशील है, प्रत्येक के लिए उदाहरण सहित दीजिए। अब हम लोग सबसे पहले क का बता देते हैं। देखिए सोडियम का परमाणु आकार क्या होता है, तो बड़ा होता है, क्योंकि परमाणु आवेश में वृद्धि होने के कारण परमाणु आकार बाएं से दाएं तरफ घटता जाता है, इसका हम लोग लिख देंगे। अब ख में क्या लिखेंगे, ख है कि कौन सबसे कम क्रियाशील है, तो लिखिएगा कि एल्युमिनियम सबसे कम प्रतिक्रियाशील है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति बाएं से दाएं कम होती जाती है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, दोनों का आंसर लिखना है। अब 7 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पे प्लस है और क्या बनाना है प्यारे बच्चों, जिप्सम बनाना है, कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक ना। ये आपको बताना है एक एक करके। अब देखिए हम लोग इसका क्या कर देंगे, तो देखिए CaSO4, ठीक है, डॉट हाफ H2O। उसके बाद इसमें क्या करना है, तो जिप्सम जब बनाना है तो यहाँ जल से हम लोग रिएक्ट कराएंगे H2O से, और यह क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, तो जिप्सम CaSO4, यहाँ से बन जाएगा CaSO4 डॉट 2H2, ठीक ना। तो ये जो रासायनिक समीकरण होता है समझना होता है, याद भी करना होता है। इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का करना है। दूसरा है हाइड्रोजन जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तब क्या होगा। देखिए दूसरा का, ये मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, इसमें हम लोग क्लोरीन से क्रिया करा दिए, तो क्लोरीन से क्रिया करा दिए तो क्या बन गया, HCl, ठीक ना, HCl बन गया। अब तीसरा है कि जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड जब क्रिया करेंगे तब जिंक कार्बोनेट यानी कि Zn, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ ZnCO3, ठीक। अब ZnCN3 जो है ये तीर बनेगा, तो यहाँ जिंक ऑक्साइड, अब जिंक ऑक्साइड तो फिर बचेगा क्या, ZnO, ये जिंक ऑक्साइड होता है।
और O2 गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, तो ओवरलैप करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अब 4 नंबर है कि मैग्नीशियम, अब यहाँ भरना है क्या क्रिया करेगा कि मैग्नीशियम के साथ, कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। तो देखिए Mg मैग्नीशियम होता है और HCl से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से हम क्रिया करा देंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Mg क्लोराइड माने मैग्नीशियम क्लोराइड, और क्या ये अलग हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपको क्या कर देना है, डी का ऐसे कर देना है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे का क्वेश्चन हमारा है ई नंबर कि बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जब क्रिया करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। कैसे, तो आपको देखिए बेरियम क्लोराइड का क्या सूत्र क्या होता है, तो BaCl2 प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहिए या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका सूत्र होता है H2SO4। अब दोनों लोग क्रिया किए तो क्या बन गया, तो ये हो गया बेरियम सल्फेट, ठीक है, और प्लस क्या हो गया, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो 2HCl हो गया, 2HCl हो गया। अब F नंबर है हमारा कि सिल्वर नाइट्रेट प्यारे बच्चों, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो AgNO3 प्लस सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड का क्या होता है, तो NaI आयोडाइड। अब इस ये क्रिया करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा Ag सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा प्लस सोडियम नाइट्रेट तो NaNO3, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं पूरा का पूरा हम लोग कर दिए, अथवा करके दिया था प्यारे बच्चों। जिसको रासायनिक समीकरण नहीं आ रहा था वो क्या करेगा, हेडिंग डालिए वियोजन अभिक्रिया और कुछ भी लिख डालिए। ये एक ट्रिक भी होता है, जो बच्चे कमजोर होते हैं रासायनिक अभिक्रिया नहीं याद कर पाते हैं उनके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। वियोजन अभिक्रिया हेडिंग डालिए और लिखिए, वियोजन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है, उसमें वियोजन प्रकाश वियोजन ये सब सारे जो उसमें लिख देना है। संक्षारण क्या होता है भाई, वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण, रक्षा करना। ये लोहे का जंग वाला आप लोग उदाहरण समझे होंगे। यशद लेपन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यशद लेपन हम लोग क्यों ग्रीस और इस लेप लगाते हैं लोहे वाली वस्तुओं पर, इस पर टिप्पणी करना था। तो जिसको रासायनिक समीकरण वाला वहां से सॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ मैं बताता हूं कि ये वाला बेस्ट है उनके लिए। हेडिंग डालना है, कुछ ना कुछ भर देना है, नंबर मिल जाएगा। कह रहा है कि मेंडल के नियम क्या है ये आपको बताना है और उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए, ये आपको समझाना है। और मेंडल का नियम क्या कह रहा था कि मेंडल ने बताया कि दो विपरीत युग्मक में से केवल एक युग्मक के लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं और दूसरा उपस्थित होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। अब इसके लिए आप लोग चित्र क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। ये आपको तैयार करके जाना है। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। ये आपको बताना है कि भाई वनों को क्यों बचाना है, पेड़ पौधों को क्यों बचाना है, क्या कारण है बचाने का, आपको वर्णन करना है। तो ये तो बहुत आसानी से कर जाओगे प्यारे बच्चों। वन संरक्षण, वन पर टिप्पणी लिखना आना है, ये आप लोग कर लोगे। अब वृकाणु ने प्राण की रचना तथा उनकी कार्य विधि का वर्णन कीजिए, ये आपको बताना है। अथवा करके दे रहा है कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। तो ये सारे के सारे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है, तैयार करके जाइएगा। और पूरा का पूरा ये जो है सेम मैच करने वाला है। तो पूरा इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लिए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। यदि इस पेपर का फुल सॉल्यूशन चाहिए, फुल सॉल्यूशन पूरे बोर्ड वाली कॉपी पर, ठीक ना, सॉल्यूशन आपको चाहिए बोर्ड वाली कॉपी पर, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल बढ़िया से कमेंट करके बताइए, मैं फुल सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा।